डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, या जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, या जिसे हम ए कहते हैं। ए सिंबल है इसका एक्चुअली, और ये वर्क फंक्शन क्यों कहते हैं और ए सिंबल क्यों दिखाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना ही। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी रहती है यानी ए, वो बराबर रहता है इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस यानी टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, और टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी को कहते हैं हम अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल वर्क। ठीक, अब ये जो ए है जिसे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है ये, यानी ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियल और फाइनल स्टेट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी पाथ से इसको आप अटेन करो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शंस के जो डिफरेंशियल्स रहते हैं वो परफेक्ट डिफरेंशियल्स रहते हैं, तो इसका मतलब इसका भी डिफरेंशियल फिर परफेक्ट डिफरेंशियल रहेगा। और स्टेट फंक्शंस जो भी हैं, जितने भी हैं, उनके जो साइक्लिक इंटीग्रल रहते हैं वो रहते हैं बराबर जीरो के। तो फिर इस ए का यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का भी साइक्लिक इंटीग्रल जीरो के बराबर रहेगा। और ये जो ए है यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है ऑन मास या अमाउंट बोलूँगा, ऑन मास एंड नेचर दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसे हम ऐसा भी कहते हैं कि ए मीन्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन के लिए लेंगे तो कैसा होगा, यानी फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, देखो आप एक थर्मोडायनेमिक चेंज मतलब कंसिडर करो। थर्मोडायनेमिक चेंज क्या है? थर्मोडायनेमिक चेंज है कि एक स्टेट जो है वो यहाँ से चेंज होता है स्टेट टू में, यानी थर्मोडायनेमिक चेंज आती है फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। फॉर एग्जांपल स्टेट वन में ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है यानी ए वर्क फंक्शन, ये था ए वन, और स्टेट टू में ये बन गया ए टू, यानी इसको हम ए टू लिखेंगे स्टेट टू में। तो ए बराबर रहता है ई माइनस टी एस। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये ए वन है तो इसका ये बराबर होगा ई वन के माइनस टी वन एस वन। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट वन की बात कर रहे हैं तो हम इनको वन वन रखेंगे सिंबल सबस्क्रिप्ट में, ताकि हम पहचानेंगे कि ये स्टेट वन की प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ से हमने चेंज की, हमने इसको स्टेट टू में लाया इस सिस्टम को, तो स्टेट टू में वर्क फंक्शन ए टू होगा, तो ए टू बराबर होगा फिर ई टू माइनस टी टू एस टू। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं चेंज कहूँ, यानी चेंज मतलब यहाँ से यहाँ, चेंज कैसे दिखाते हैं हम दिखाते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं कहूँगा चेंज इन ए यानी वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, वो हम दिखाते हैं डेल्टा से चेंज। तो चेंज बराबर आएगा फिर ए टू माइनस ए वन यानी फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? अब ए टू किसके बराबर है? ए टू है टी ई टू माइनस टी टू एस टू। तो मैं लिखूंगा ए टू के बदले में ई टू माइनस टी टू एस टू, और ए वन के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करके ई वन माइनस टी वन एस वन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद में ये ई वाले को अलग रखेंगे और टी एस वालों को अलग रखेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ई टू, फिर ये माइनस कर दूंगा माइनस ई वन, फिर ये माइनस कॉमन है। ठीक है, तो ये टी टू वाला इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा टी टू एस टू माइनस टी वन एस वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई शक तो नहीं है ना? शाबाश। अब ये जो कंडीशन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ भी जाता हूँ, स्टेट वन से स्टेट टू, तो वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी टेम्परेचर सेम रहता है। तो इसका मतलब दोनों टेम्परेचर्स T1 और T2 ये आपस में बराबर रहेंगे, तो मैं दोनों के बदले में T लिखूंगा।
तो इसका भी टेम्परेचर T, इसका भी टेम्परेचर T, फिर ये T निकालेंगे कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E2 माइनस E1, इसको लिखता हूँ मैं डेल्टा E, ठीक है, डेल्टा E, और ये तो डेल्टा ए लिखा हुआ ऑलरेडी, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी निकाल दिया कॉमन, ठीक है, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया S2 माइनस S1, यानी फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, इसको भी लिखूंगा मैं फिर चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, ठीक है। तो फिर मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी, उसके बाद में इस S2 माइनस S1 के बदले लिखेंगे डेल्टा एस, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, शाबाश। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि चेंज इन एंथैल्पी जो बराबर रहती है, सॉरी चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो रहती है वो बराबर रहती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी टर्म, यानी चेंज इन एंट्रोपी टर्म, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का, और ये कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को भी देखेंगे कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो नजर रखो, पहले हम फिजिकल सिग्निफिकेंस लेंगे किसकी, ए की। देखो डेल्टा ए मैंने कहा इक्वेशन 1 में डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। डब्ल्यू रिवर्सिबल याद रखना, रिवर्सिबल वर्क रहता है मैक्सिमम वर्क के बराबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो फिर मैं यहाँ पे डेल्टा ई के बदले में ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा ई के बदले में क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू माइनस टी डेल्टा एस, ये ठीक है, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई के बदले में ये दोनों क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू और माइनस लिखूंगा डेल्टा एस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, शाबाश। उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, वो भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम कहते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, या डी एस इज इक्वल डी क्यू बाई टी, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो चलो लॉ चेंज देखते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, तो फिर मैं ये कहूँगा कि टी इधर ले जाओ, ये बन जाएगा टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वैल्यू टी डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, देखो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये बन जाएगा डेल्टा ए क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू माइनस टी डेल्टा एस के बदले में क्या लिखेंगे, क्यू रिवर्सिबल। तो माइनस क्यू रिवर्सिबल यहाँ पे प्लस क्यू रिवर्सिबल आएगा, यानी ये बन जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल, माइनस प्लस कट, ठीक। वहाँ पे क्या रह गया, वहाँ पे रह गया सिर्फ डब्ल्यू। मैं कौन सा डब्ल्यू, ये पहले ही कहा हमने कि ये रिवर्सिबल वर्क है, रिवर्सिबल वर्क, मैं लिखूँगा डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो मैं कह सकता हूँ फिर डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल वर्क को ही हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल वर्क इज मैक्सिमम वर्क। तो मैं कह सकता हूँ फिर डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, या मैं कह सकता हूँ माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स। इसका मतलब ये रहता है कि डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच ए सिस्टम कैन डू आइसोथर्मली, आइसोथर्मली, यानी ए का मतलब रहता है, डेल्टा ए का मतलब रहता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो एक सिस्टम आइसोथर्मली कर सकता है। यही वजह है कि डेल्टा ए को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और ए जो है ए, ये एक्चुअली निकला है वर्ड आरबीत से, आरबीत जर्मन वर्ड है और उसका मतलब रहता है वर्क। बात समझ में आई, शाबाश। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम इस हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को या उसकी रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। क्योंकि एंट्रोपी को तो डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम दूसरे कोई वैल्यूज़ मेजर करके उनको एंट्रोपी के लिए निकाल सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि एंट्रोपी निकालने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब देखो एंट्रोपी को हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के थ्रू कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए मैं इक्वेशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी देखो, वो बराबर थे ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, ठीक। इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, डी ए
यहाँ पे अकेला ई तो डी ई। अब ये जो है ना ये प्रोडक्ट है टी एस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफ्रेंसिएशन, और साइन दोनों में वही रहेगा जो यहाँ पे साइन है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। डी ए लिख दिया, इसके बदले में फिर डी ई, फिर लिखूंगा माइनस टी कांस्टेंट डेल्टा एस, फिर माइनस यही माइनस दोबारा एस कांस्टेंट डी डी टी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन, किसकी, इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम दोबारा वही फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि डी ई इज इक्वल डी क्यू बाई प्लस डी डब्ल्यू, या ई इज इक्वल सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्स डिवाइड बाई टी। चलो पहले फर्स्ट लॉ ही देखते हैं। अगर ये फर्स्ट लॉ इसके बराबर है, फर्स्ट लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या मैं लिख सकता हूँ डी ई इज इक्वल डी क्यू माइनस पी डी वी, क्योंकि डी डब्ल्यू जो रहता है वो माइनस पी डी वी माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, हम ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू डी ई का ये वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा, ये बनेगा बराबर डी ए इज इक्वल टू, इसके बदले में डी के बदले लिखेंगे डी क्यू माइनस पी डी वी, डी क्यू माइनस पी डी वी, राइट। और उसके बाद में माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी, या आप माइनस एस टी डी माइनस टी डी एस लिखो, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। तो शाबाश, ये बन गया डी ए इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी माइनस एस टी डी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस, सॉरी। अब इसके बाद में सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है डी एस इज इक्वल टू क्यू डी क्यू डिवाइड बाई टी। तो इसका मतलब डी क्यू बराबर है टी डी एस के, या मैं कहूँगा कि टी डी एस बराबर है डी क्यू के, एक ही बात है। ठीक है, तो आप क्या करो फिर, आप यहाँ पे डी क्यू के बदले में टी डी एस लिखो, या टी डी एस के बदले में डी क्यू लिखो, एक ही बात है। अब डी क्यू के बदले में यहाँ पे मैं टी डी एस लिख सकता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 4। ये बन जाएगी डी ए इज इक्वल टू डी क्यू के बदले में टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस कट, यहीं पे कट, वहाँ पे क्या बचेगा, वहाँ बचेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये देखो मैंने ये कट कर दिया, तो वहाँ पे क्या बचा, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ इसमें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 जो बन गई, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेंज नहीं बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो फिर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ माइनस एस डी टी रहेगा, तो यानी डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी रहेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, मगर कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। आप इस डी टी को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस। माइनस एस का मतलब रहता है डिक्रीज इन एंट्रोपी, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर है वो, डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के बदले में कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे, सपोज डी में, ये वाला राइट साइड वाला कर देता हूँ कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे रह जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी हो जाएगा। या मैं इस डी वी को इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा डेल ए डिवाइड बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी, ये वाला माइनस पी। ठीक है ना, तो ये
इससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस प्रेशर। अगर कोई ए का वैल्यू दो डिफरेंट वॉल्यूम्स पे निकालना चाहता हो या दो डिफरेंट प्रेशर्स पे निकालना चाहता हो तो उसके लिए भी ये इक्वेशन बहुत ही फ़ायदेमंद है। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 क्या है? ये है कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये जो है ना सबस्क्रिप्ट टी, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अगर ये आइडियल गैस हो, यानी आइडियल गैस के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसा निकलेगा? फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या मैं कहूँगा पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे P जो है ना, P इसके बदले में nRT डिवाइड बाई V लगा दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DA एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस nRT है ना, P के बदले में डिवाइड बाई V इंटू DV। तो DV डिवाइड बाई V एक ही बात है। अब ये V जो है ना, ये पूरे इसको डिवाइड है, ये याद रखना, क्योंकि DV इसके साथ में मल्टीपल में। यहाँ तक क्लियर? अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे दो स्टेट्स में, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो मैं ये कहूँगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A1 टू A2 ऑफ DA इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 DV बाई V, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x, किसके बराबर था? ln x के। तो इसका मतलब dv बाई v जो है, इसका इंटीग्रेशन भी ln v के बराबर होगा, ये याद रखना। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट, तो a को पहले ये वैल्यू देंगे a2 माइनस कर देंगे a1, हो गया ठीक, इक्वल टू माइनस nRT। फिर मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x, तो ln x को यहाँ पे ln v आएगा, सॉरी x के बदले में, क्योंकि x नहीं है, हमने v रखा है। अब यहाँ पे ln v का वैल्यू पहले अपर देना, यानी v2, मैं लिखूँगा ln v2 माइनस ln v1, ठीक है। या मैं फिर ऐसा लिखूँगा डेल्टा a, क्योंकि ये चेंज है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। डेल्टा a इज इक्वल टू माइनस nRT ln v2 डिवाइड बाई v1, तो ये ऐसी इक्वेशन ln x माइनस ln y बराबर रहता है ln x बाई वाई, यानी ये माइनस ये बराबर रहता है ln दिस डिवाइड बाई दिस, सिंपली। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो ये तो हो गया वॉल्यूम फॉर्म में, एट टू डिफरेंट वॉल्यूम्स जो चेंज आएगी वो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रेशर के फॉर्म में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देयरफॉर V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2, ये भी हमें मालूम है ना इक्वेशन, सिंपल सी बात है। तो हम V2 डिवाइड बाई V1 के बदले में लिखेंगे यहाँ पे P1 बाई P2, इसको इक्वेशन 7 को मॉडिफाई करेंगे, 7 को। तो मैंने लिख दिया डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस nRT ln P1 डिवाइड बाई P2। या अगर मैं इसको उल्टा दूं तो ये साइन जो है ना यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, तो ये बन जाएगा डेल्टा A इज इक्वल टू nRT ln P2 डिवाइड बाई P1। क्या मैं लिखूंगा? डेल्टा A इज इक्वल टू 2.303 log P2 डिवाइड बाई P1। तो यहाँ पे दो डिफरेंट प्रेशर्स पे आप डेल्टा A निकाल सकते हैं। तो आई होप यह आपको अच्छा लगा होगा, तो ये दोस्तों के साथ में भी शेयर करो और वीडियो को लाइक किया करो।